फिर कुछ आवाज नहीं आ रहा। आई आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस जो इससे पहले जो हम लोग का जो क्लास है, जो जिसमें कि हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट डेवलपमेंट को देखें कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो डेवलप किया है तो किस तरह से डेवलप किया जाता है, और साथ साथ हम लोग उस साइकोमेट्रिक चार्ट पे अलग अलग प्रोसेस को हम लोग देखें, है ना। डिफरेंट प्रोसेसेस को हम लोग उसको प्लॉट किए। इस प्लॉटिंग करने के बाद अब आगे जो है हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन जो है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसमें जो है ना, एक लेटेंट हीट फैक्टर और सेंसिबल हीट फैक्टर एक टर्म होता है। उस टर्म को हम लोग पहले समझते हैं क्या कि ये क्या होता है। आवाज आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग इसमें एक प्रोसेस को देखे थे। उस प्रोसेस का नाम था कूलिंग एंड इस प्रोसेस के बारे में हम लोग का डिस्कशन था। यदि हम कूलिंग एंड डिमोटिफिकेशन लाइन को यदि हम लोग देखें साइकोमेट्रिक चार्ट पे, तो ये तो यहाँ पे क्या है मतलब सबसे पहला क्या है, मीन्स कूलिंग है। तो दैट मीन्स कि हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, ये मतलब कूलिंग एंड डिमोटिफिकेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है, लेट अस सपोज दिस इज, तो कूलिंग का सेंस क्या है? कूलिंग का सेंस है कि ये हमारा ये सेंसिबल कूलिंग है ना। तो ये लेट अस सपोज पॉइंट वन से हमने स्टार्ट किए, तो पॉइंट वन से टू क्या हुआ, सेंसिबल कूलिंग हो गया। और डिमोटिफिकेशन मीन्स क्या हो गया, ये इस पे है ना, यहाँ पे ड्राइवल टेम्परेचर है और इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो कूलिंग का मतलब क्या हो गया, ये मतलब सेंसिबल कूलिंग है। तो मतलब सेंसिबल कूलिंग में क्या होगा, हम लोग राइट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसमें क्या होगा, ड्राइवल टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा और डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। डिमोटिफिकेशन में क्या होगा, ये इसको हम लोग डिमोटिफिकेशन के लिए हम लोग को नीचे आना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस जो होगा, हाँ, तो यहाँ पे डीबीटी है और यहाँ ओमेगा है। तो हम लोग देखना चाह रहे थे कूलिंग एंड डिमोटिफिकेशन को, ठीक है। तो कूलिंग के लिए सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और दिस पॉइंट वन टू। एंड डिमोटिफिकेशन के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, डिमोटिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन जो हम लोग, ये जो लाइन हम लोग यहाँ पर, ये जो प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस वन टू थ्री क्या हो गया, कूलिंग एंड मतलब डिमोटिफिकेशन प्रोसेस हो गया। ये क्लियर है ना? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सुन पा रहे हो? सर। यस सर। यस यस यस। तो अब जो है, हम लोग का मेन जो है, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें कि ये क्या है, वन टू थ्री क्या है, कूलिंग एंड डिमोटिफिकेशन प्रोसेस है। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन में यदि हम लोग देखें तो यहाँ बेसिकली दो प्रोसेस था। एक प्रोसेस क्या था कि हम लोग इसको, यदि हम लोग एक ट्रायंगल में थोड़ा सा इसको ट्रायंगल ऐसे कर लें, इस ट्रायंगल में इसको हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। तो इस प्रोसेस में यदि हम एक, ये वो तुम्हारा वन थ्री हो गया, लेट अस सपोज ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज फोर, दिस पॉइंट इज फोर, ठीक है, दिस पॉइंट इज फोर। अब इस पॉइंट पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब दो प्रोसेस, यहाँ बेसिकली क्या है, यहाँ पे
इस मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रायंगल बना है, तो एक ट्रायंगल का एक क्या हो गया, ये बेस क्या है, दिस इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस में क्या हो रहा है, 3 to 4 जो है, इसमें क्या हो रहा है 3 to 4 पे, यदि प्रोसेस यदि हम यहाँ पे 3 to 4 में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 to 4 में क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में जस्ट एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, कूलिंग एंड डिमोटिवेशन प्रोसेस को दिखाए। इस कूलिंग एंड डिमोटिवेशन प्रोसेस में एक ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। उस ट्रायंगल में हम लोग जस्ट हम यहाँ पे जो है ना, इसका बेस है और यहाँ पर पेंडिकुलर है। तो बेस यहाँ पे क्या हो गया, 3 to 4 क्या हो गया, ये तुम्हारा 3 to 4 क्या हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया। और 4 to 1 क्या हो गया, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस में 3 to 4 यदि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, ये 3 to 4 में मतलब ये जो प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, बताओ 3 to 4 में कौन सा प्रोसेस है। सेंसिबल हीटिंग सर। सेंसिबल हीटिंग है। सेंसिबल हीटिंग। यस यस यस। तो कहने का मतलब है ये 3 to 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंसिबल हीटिंग। और 4 to 1 में कौन सा प्रोसेस है, 4 to 1 की बात करें, ये कौन सा प्रोसेस है, ह्यूमिडिफिकेशन है। वेरी गुड। तो ये ह्यूमिडिफिकेशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ओमेगा का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यदि चूंकि प्रोसेस है यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एक बात बताओ कि यदि हम लोग जिस तरह से हम लोग यहाँ पे जो इस प्रोसेस में हम लोग देख रहे थे, तो सेंसिबल हीटिंग की बात करें तो सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस 1 to ये प्रोसेस यदि हम 3 ले लें, 3 to 4 ले लें, तो ये 3 to 4 में क्या हो रहा है, प्रोसेस 3 to 4 क्या है, प्रोसेस 3 to 4 क्या है, ये प्रोसेस 3 to 4 क्या है, सेंसिबल हीटिंग है। प्रोसेस 3 to 4 क्या है, सेंसिबल हीटिंग है। तो सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, ये 3 to 4 में क्या है, हो गया ये हमारा सेंसिबल हीटिंग है। सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फेज क्या है, फेज यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेकिन 4 to 1 में क्या हो रहा है, 4 to 1 में क्या हो रहा है, 4 to 1 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। 4 to 1 में क्या है, इन 4 to 1 प्रोसेस में क्या है, इस 4 to 1 में टेम्परेचर, यहाँ ड्राइबल टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे डीवीटी मतलब टेम्परेचर का सेंस यहाँ पे क्या है, ड्राइबल टेम्परेचर। तो ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन ओमेगा का वैल्यू वेरी कर रहा है। ओमेगा का वैल्यू यदि वेरी करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो वेपर क्वांटिटी है पर केजी ऑफ वेपर में क्या हो रहा है, ये पर केजी ऑफ ड्राई एयर में केजी ऑफ वेपर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करने का सेंस क्या हुआ कि पर केजी ऑफ ड्राई एयर में पर केजी ऑफ वेपर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना कि पर मतलब ये ड्राई एयर में जो है मतलब वेपर का क्वांटिटी क्या हो रहा है, वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो वेपर का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यदि किसी भी लिक्विड वेपर में यदि वेपर का क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 4 to 1 प्रोसेस में जो है, और हमको ये पता है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, लेटेंट हीट एडिशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेटेस्ट सपोज ये हमारा 4 to 1 प्रोसेस लेके चल रहे हैं, तो ये 4 to 1 में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट तुमको हम एक बता रहे हैं कि आखिर दोनों में क्या सिंक्रोनस है, आखिर दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो 4 to 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेटेंट हीट एडिशन कर रहे हैं। तो लेटेंट हीट एडिशन करेंगे, लेटेंट हीट एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वेपर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा। वेपर क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। तो वेपर इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यदि इसको हम यहाँ पे लेके आगे देखें तो वेपर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है क्या, पर केजी ऑफ ड्राई एयर में, पर केजी ऑफ ड्राई एयर में जो है मतलब हमारा वेपर क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि 4 to 1 प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लेटेंट हीटिंग है। 4 to 1 प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लेटेंट हीटिंग है। क्यों लेटेंट हीटिंग है, क्योंकि 4 to 1 में लेटेंट हीटिंग में हमको पता है कि लेटेंट हीटिंग में क्या होता है, ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और लेटेंट हीटिंग में क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होता है। मतलब ये क्या है ना, ये इसमें जो हमारा जो वेपर का क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारा यहाँ पर सेंस इतना ही समझने का है, ये जो डिस्कशन जो हम लोग किए
इस डिस्कशन से हमारा हमको हमको इस पे जो ये प्रॉपर्टी ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ यही हमको समझना है कि प्रोसेस 3 to 1 में क्या है, यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग है, और 4 to 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पर लेटेंट हीट हो रहा है। क्लियर है? इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है? तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि 3 to 4 इज द 3 to 4 क्या है, यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग है, और 4 to 1 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लेटेंट हीटिंग हो रहा है। क्लियर है? तो अब आ जाओ, यदि यहाँ पर ये सब क्लियर है तो हम लोग इस पे हम लोग देख सकते हैं, यहीं से आ जाता है नया एक टर्म आता है सेंसिबल हीट फैक्टर। ये टर्म आता है सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं SHF। इसे क्या बोलते हैं? SHF बोलते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर। अब देखो सेंसिबल हीटिंग मतलब क्या हो गया, अब इस पे यदि हम लोग इंथैल्पी पे यहाँ प्लॉट करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। 0.3 का एंथैल्पी क्या होगा, H3 है। 0.4 का एंथैल्पी क्या है, H4 है। और 0.1 का एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे H1 है कि नहीं? इसको हम लोग लेके चल रहे हैं साइकोमेट्रिक टेबल पे, साइकोमेट्रिक चार्ट पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट का 0.3 का एंथैल्पी यहाँ पे H3 है। जब इसको क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग एंथैल्पी वाले उसको मीट करा रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट का एंथैल्पी अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस में तो 3 to 4 क्या हो गया, सेंसिबल हीटिंग। तो यहाँ सेंसिबल हीटिंग कितना हो गया, सेंसिबल हीटिंग क्या होगा, H4 - S3। ये सेंसिबल हीट का क्वांटिटी भी हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट कितना हो जाएगा, H4 - S3, जो कि प्रोसेस 3 to 4 क्या है, सेंसिबल हीटिंग है। सेंसिबल हीटिंग में कितना हीट ऐड किया, तो यहाँ पे हीट एडिशन क्या होगा, H4 - S3 हो जाएगा। लेटेंट हीट कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट प्रोसेस 4 to 1 है तो क्या होगा, H1 - H4। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, यदि हम इस तरह का यहाँ प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि 3 to 4 क्या है, सेंसिबल हीटिंग है, और 4 to 1 क्या है, लेटेंट हीटिंग है। तो इस सेंसिबल हीटिंग में कितना हीट ऐड हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर डेल H होगा, H4 - S3 हो जाएगा। लेटेंट हीट प्रोसेस में चूंकि यहाँ पे मतलब लेटेंट हीट एडिशन कितना हुआ, तो H1 - H4 हो गया। तो इसी कंडीशन में हम लोग, और यहाँ टोटल हीट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये सेंसिबल हीट क्या हो गया, यहाँ पे H4 - S3 हो गया। लेटेंट हीट क्या हो गया, H1 - H4 हो गया। लेकिन टोटल हीट क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हीट जो होता है H1 - S3, टोटल हीट होगा H1 - S3। वेरी गुड। टोटल हीट क्या होगा, H1 - S3 किलोजूल पर केजी। जो भी हमारा यूनिट है वो किलोजूल पर केजी में है, यहाँ किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर में है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 3 टर्म आ गया। पहला टर्म क्या हो गया, सबसे पहला टर्म हो गया सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या हो गया, H4 - S3 हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गया। ये क्या हो गया, H1 - H4 हो गया। और टोटल हीट क्या हो गया, H1 - S3 हो गया, H1 - S3 हो गया। तो इस तीनों टर्म के आधार पे हम लोग सेंसिबल हीट फैक्टर भी निकालें तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, सेंसिबल हीट बाय टोटल हीट। यदि सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना होगा तो दिस इज रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट बाय टोटल हीट। यहाँ पे सेंसिबल हीट क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट यहाँ पे क्या है, H4 - S3, और टोटल हीट क्या हो गया, H1 - S3। इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर। हम लोग फिर यदि लेटेंट हीट फैक्टर निकालें, लेटेंट हीट फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट बाय टोटल हीट। तो लेटेंट हीट क्या है यहाँ पे, H1 - H4 डिवाइडेड H1 - S3। यदि हम दोनों को ऐड कर दें, सेंसिबल हीट फैक्टर और लेटेंट हीट फैक्टर को यदि ऐड करें तो ये क्या होगा, यहाँ से दोनों यहाँ पे फाइनली क्या होगा, ये वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो इस प्रोसेस में हम लोग बेसिकली जानना क्या चाह रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं सेंसिबल हीट फैक्टर और लेटेंट हीट फैक्टर को जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखो इस प्रोसेस में देखो, अब इस प्रोसेस में देखो, ये प्रोसेस 1 to 2 दिखाया गया है, जिसमें कि क्या हो गया, सेंसिबल हीटिंग क्या है, देखो टोटल हीट क्या है यहाँ पे, चूंकि 1 to 2 दिखाया जा रहा है तो टोटल हीट क्या है, H1 - H2 है। सेंसिबल हीट क्या हो गया, 2 to 3 सेंसिबल हीटिंग है तो S3 - H2 है। लेटेंट हीट क्या है यहाँ पे, H1 - S3 है, चूंकि 3 to 1 क्या है यहाँ पे लेटेंट हीटिंग हो रहा है। तो सेंसिबल हीट फैक्टर क्या हो गया, सेंसिबल हीट बाय टोटल हीट, ये हमारा हो गया सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट फैक्टर क्या हो गया, लेटेंट हीट बाय टोटल हीट, ये हमारा लेटेंट। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट फैक्टर एंड लेटेंट हीट फैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में या क्वेश्चन न्यूमेरिकल में इसको हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस। अब जो है हम लोग एक चीज नेक्स्ट जो हम लोग का टर्म है वो टर्म है हम लोग का बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर, अब देखो बाईपास फैक्टर समझने के लिए हम लोग को एक चीज हम लोग समझते हैं। आप
अभी जस्ट हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल क्या था, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को हम देख रहे थे। तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यदि हम लोग देखना चाहें, फिजिकली देखना चाहें इसका क्या मतलब, इसको कैसे हम लोग करेंगे। कल तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन को हम लोग कैसे कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, किस प्लेस के लिए यूज होगा। सबसे पहले यदि कूलिंग की बात कर रहे हैं तो कूलिंग मतलब क्या हो गया, कूलिंग का मतलब इसका मतलब हो गया कि क्लाइमेट क्या है यहाँ पे, इसमें समर क्लाइमेट है। कौन सा क्लाइमेट है, समर क्लाइमेट है। और हाँ, डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होगा, ये वैसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, यस ह्यूमिडिटी, यस हाँ। तो उस कंडीशन में हम लोग उस प्लेस की बात करें जहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोगों को वहाँ पे हम लोग को डिह्यूमिडिफायर लगाना होता है। एक्चुअली दो अलग अलग डिवाइस होता है, एक होता है ह्यूमिडिफायर होता है, एक होता है डिह्यूमिडिफायर। तो ह्यूमिडिफायर क्या करता है, उसमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ऐड करता है। डिह्यूमिडिफायर क्या करता है, उसको मॉइस्चर को पिक करता है, उसमें से मॉइस्चर को डिक्रीज करता है। तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस समझना होगा। तो अब चूंकि हम लोग ये क्या है, हमारा ये समर कंडीशन है, तो समर कंडीशन में मान के चलते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा आउटसाइड है, आउटसाइड है, इसका टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर लेट अस सपोज तुम्हारा ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान के चलो 70% है। चूंकि क्या है ना, हमको ये यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन करना है, इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होगा, यहाँ पे आरएच क्या होगा, ज़्यादा है कि नहीं। आरएच ज़्यादा होगा तो उस आरएच को हम लोग डिक्रीज करेंगे इस प्रोसेस के हेल्प से। तो अब इसको क्या करना है, हमको कूलिंग करना है। तो ये जो मेरा ये जो है, दिस इज माई कूलिंग कॉइल, ये क्या है, कूलिंग कॉइल है। तो कूलिंग कॉइल क्या करेगा, इसको क्या, जैसे ये एयर, जैसे ये जो हॉट एयर इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, इसका एयर का डिक्रीज होगा। लेट अस सपोज हमारा ये रूम है, ये रूम है, ये हमारा रूम है, इस रूम में हमको टेम्परेचर चाहिए, हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हमको डीवीटी कितना चाहिए, हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और आरएच जो है आरएच हमको 50%, ये हमको 50% आरएच चाहिए। तो जैसे हमको यहाँ पे डीवीटी यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, हमको ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा, तो 45 से क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या होगा, इसका मतलब कूलिंग कॉइल का काम क्या होगा, इसके टेम्परेचर को 45 से 25 पे लाना। तो ये तभी हो पाएगा जब कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर मतलब 25 से भी कम होगा। लेट अस सपोज ये तुम्हारा ये जो है सरफेस टेम्परेचर कूलिंग कॉइल का, ये हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये क्या है, सरफेस टेम्परेचर कूलिंग कॉइल क्या होगा, मान के चलते हैं कि सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ये एयर जो है जिसका टेम्परेचर क्या है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे ही कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आया, जिसका कि टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ये इसके कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, ये इसको क्या किया, ये इसको कूल करके कहाँ पे ले आया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया। और ये जो हमारा है ये क्या है, डिह्यूमिडिफायर है, डिह्यूमिडिफायर है। डिह्यूमिडिफायर का काम क्या होता है, ये मॉइस्चर को ये क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, ये एयर क्या हुआ, ये कूलिंग कॉइल से कांटेक्ट में आते हुए ये कहाँ आ गया, डिह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आया। तो जैसे डिह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आया क्या हो गया, ये मॉइस्चर को ये पिक कर लिया। तो मॉइस्चर को पिक करके क्या हो गया, आरएच को घटा के क्या किया, आरएच को घटा के 50% से ये 70% पर ले आया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आउटसाइड में क्या हो गया, ये यदि आउटसाइड एयर का यदि स्पेसिफिक ओमेगा नोट है और इनसाइड का यहाँ पे ओमेगा आई है, तो क्या होगा, ओमेगा आई क्या होगा, लेस देन ओमेगा नॉट होगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग देखना चाह रहे हैं, ये साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखना चाह रहे हैं। इसको क्या हम लोग देखना चाह रहे हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट पर देखना चाह रहे हैं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे यदि इस प्रोसेस को देखें तो तुम यहाँ पर तुम देख सकते हो, देखो लेट अस सपोज ये है, ठीक है। तो ये तुम देखो, तो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है हमारा, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन है। तो आज इस प्रोसेस को यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, देख पा रहे हो, जिसमें हम लोग बाईपास फैक्टर को हम लोग दिखा रहे हैं, देख पा रहे हो, विजिबल है, यस। अब देखो, तो बाईपास फैक्टर के लिए लेट अस सपोज 1 जो है हमारा क्या है, ये 1 को हम लोग इनसाइड कंडीशन था, और 2 मेरा क्या है, आउटसाइड कंडीशन। 2 मेरा क्या है, आउटसाइड कंडीशन, सॉरी ये 1 मेरा क्या है, यहाँ पे इनसाइड कंडीशन है। 1 पे क्या है मेरा, ये इसको हम लोग इनसाइड कंडीशन लेके चल रहे हैं, और 2 क्या है हमारा आउटसाइड, 1 मेरा क्या है यहाँ पे आउटसाइड कंडीशन है,
और 2 मेरा क्या है इनसाइड कंडीशन है। आउटसाइड कंडीशन मतलब ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड कंडीशन में क्या होगा, ड्राइबल टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। ड्राइबल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं इस फिगर में कि आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे कितना 45, ये जो क्या है हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लेट अस सपोज ये हमारा यहाँ पे 1 पे क्या है, ये आउटसाइड है, और 2 पे ये क्या होगा, जैसे ये कोल्ड एयर, ये हॉट एयर जो है इस कूलिंग कॉइल के कॉन्टेक्ट में आया, तो क्या हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब इनसाइड टेम्परेचर जो है ये क्या है, इनसाइड टेम्परेचर जो है ये हमारा क्या हो गया, फाइनली यहाँ से जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो आउटसाइड कितना था 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जैसे ये कूलिंग प्रोसेस, ये कूलिंग कॉइल से के कांटेक्ट में आया तो टेम्परेचर कितना हो गया, इनसाइड कंडीशन क्या हो गया, ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा जो चूंकि प्रोसेस क्या है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ये हमारा कूलिंग हो गया। और डिह्यूमिडिफिकेशन की बात करें तो क्या हो गया, इनिशियल कंडीशन में जो क्या है, ये ओमेगा क्या था यहाँ पे, ओमेगा 1 है, और फाइनल कंडीशन जब इनसाइड आ गए तो ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे, ओमेगा 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमारा कहने का मतलब है कि ओमेगा 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हम लोग, मतलब ये क्या है यहाँ पे इनसाइड है, ओमेगा आई मतलब इनसाइड, और ओमेगा 2 के ये क्या हो गया, ये कंडीशन 1 की, कंडीशन 1 किसको बता रहा है, कंडीशन 1 बता रहा है आउटसाइड को, तो ये हो गया ओमेगा नॉट। लेकिन जैसे ये इसको हम लोग डिह्यूमिडिफायर से के कांटेक्ट, जैसे ही डिह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आया तो अब ये क्या हो गया, ये ओमेगा आई हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर डिक्रीज कर गया, तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट को हम लोग यहाँ पे ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं, और ओमेगा आई को हम लोग ओमेगा यहाँ पे ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, नोटेशन यहाँ पे चेंज किया होगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे ये एयर जो है डिह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये प्रोसेस में हम लोग जो देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को देख रहे हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओमेगा 1 है और यहाँ पे ओमेगा 2 है। 1 किसको दिखा रहा है, ये 1 जो है आउटसाइड को दिखा रहा है और 2 इनसाइड को दिखा रहा है। अब एक बात बताओ, इस कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन लाइन जो है, इस लाइन को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, तुम देख रहे हो कि 100% RH लाइन को ये सपोज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को यदि हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये लाइन क्या हो रहा है ना, जूम कर लो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। यस सर। हाँ, यदि कूलिंग एंड इस प्रोसेस को यदि हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो फाइनली क्या हो रहा है, ये लाइन जो है, ये कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन लाइन 100% RH को कहाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, यही मेरा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, दिस इज TS। ये क्या है हमारा TS, क्या है यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, है कि नहीं। तुम देख पा रहे हो यहाँ जो तुमको समझाया, ये जो तुमको एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल में क्या है, सरफेस टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को यदि हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद जहाँ 100% RH लाइन को कट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो फाइनली 100% RH लाइन को यहाँ पर कट किया, जो कि इसका क्या हो गया, सरफेस टेम्परेचर हो गया, जो कि क्या हो गया, सरफेस टेम्परेचर हो गया। समझ पा रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लॉजिकल है। हम लोग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की हेल्प से हम लोग बाईपास फैक्टर को समझेंगे। आखिर बाईपास फैक्टर क्या है, तो बाईपास फैक्टर, अब ये चीज तुमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया, ये मेरा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हो गया, आउटसाइड कंडीशन है, एयर का आउटसाइड कंडीशन है, जो कि क्या है, उसका कितना DBT 45 सेंटीग्रेड है और ओमेगा यहाँ पर ओमेगा 1 है। सेकेंड मेरा क्या हो गया, इनसाइड कंडीशन हो गया, जिसमें क्या करें हम लोग, टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लोग DBT को यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड करें, जिसका ये किसका काम था, कूलिंग कॉइल का काम था। कूलिंग कॉइल के बाद अब ये क्या हो रहा है, ये डिह्यूमिडिफायर कॉन्टेक्ट में आ रहा है।
तो जैसे डिह्यूमिडिफायर कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को वो सक करेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर को सक करेगा। तो सक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा भी यहाँ पे डिक्रीज कर गया। तो ओमेगा डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ओमेगा 2 क्या है, लेस देन ओमेगा 1 है। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस को यदि हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं और ये जहां पर 100% आरएच लाइन को कट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट, जो कि इस कॉइल का, जो कि इस ये जो हमारा हम लोग मतलब जो मतलब कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं ना, उसका सरफेस टेम्परेचर होता है। तो कहने का मतलब टीएडीपी क्या है, एपरेटस ड्यू पॉइंट क्या हो गया, ये सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल का सरफेस टेम्परेचर है। अब देखो, अब यहाँ से हमको क्या निकालना, अब बाईपास फैक्टर को समझना। आखिर बाईपास फैक्टर क्या है। अब देखो क्या होता है ना कि बाईपास फैक्टर मतलब जब तुम खुद भी तुम अब इसके वर्ड से तुम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि बाईपास का मतलब क्या होता है। अब देखो एयर यहाँ पे इन कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि अब एयर जैसे यहाँ से रस किया तो कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर ऐसा होगा ना जो कि इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। कुछ क्वांटिटी मान के चलो, मतलब ऐसा निश्चित डेफिनेटली होगा कि सपोज दैट कि 10 या 15-20% जो एयर होगा ना इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में, मान के चलो कि सपोज दैट कि जैसे कि कोई ऐसा एंट्री है ना, एंट्री पे कोई एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे खड़ा है जो कि क्या कर रहा है ना, उसको सिक्योरिटी वो हर एक आदमी को चेक कर रहा है कि भाई जो भी हमको किसी को एंटर करवाना है तो उसका प्रॉपर हम उसको हम मतलब वेरीफाई करके हम उसको एंट्री करवाएं। अब अचानक क्या होता है ना, अब उधर से सामने जो है ना, अब उसमें से मान के चलो काफी भीड़ यदि उस गेट में एंटर करना चाह रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो सिक्योरिटी गार्ड, क्या वो 100% आदमी को चेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि बिना चेक कराए हुए अंदर घुस जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने वाला कूलिंग कॉइल का काम यही है। कूलिंग कॉइल का काम क्या है कि जो आउटसाइड जो एयर है ना उस एयर को ठंडा करना, लेकिन चूंकि एयर का क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा है, अब कूलिंग कॉइल यहाँ पे एक यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, सम क्वांटिटी ऑफ एयर क्या होगा, ये क्या होगा, बाईपास कर जाएगा, जो कि क्या होगा, कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं बाईपास। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बाईपास एयर। मतलब बाईपास एयर क्या हो गया, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एयर विच डू नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कूलिंग कॉइल। दिस क्वांटिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड बाईपास एयर। सुन पा रहे हो कि बाईपास एयर क्या है, बाईपास, यस, बाईपास एयर ये वो क्वांटिटी ऑफ एयर है जो कि क्या है, कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाईपास एयर। तो ये जो बाईपास एयर की वजह से अब चूंकि जो देखो जो कॉइल जो एयर कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आया वो क्या होगा, उसमें तो उसका तो कूलिंग हो गया, लेकिन जो एयर कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर जो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया तो उसमें क्या होगा, ये 45 है तो ये 45 लेके अंदर घुस जाएगा। ये क्या होगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ही ये रूम में क्या होगा, इन कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, इससे कूलिंग, इफेक्टिव कूलिंग क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यदि कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर जो कि कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया और डायरेक्टली रूम में इंटर कर गया वो विदाउट हैविंग कांटेक्ट विद दिस कूलिंग कॉइल, तो इससे इफेक्टिव कूलिंग क्या होगा, इसका इफेक्टिव कूलिंग टेम्परेचर क्या होगा, मतलब ये डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यदि हमको रूम में टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका टेम्परेचर क्या है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस बाईपास एयर की वजह से। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा ना, क्योंकि हमको एक्चुअली रूम में हमको टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर क्या है ना जो कि कूलिंग पहले कांटेक्ट नहीं आया, तो ये जो बाईपास एयर है, इस जो एयर सीधा 45 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रूम में इन कर गया है, इससे क्या होगा ना कि इफेक्टिव टेम्परेचर को मेंटेन करने में यहाँ पर दिक्कत है। कहने मतलब बाईपास एयर, तो इसी जो बाईपास एयर, तो इसी से बाईपास एयर से हम लोग बाईपास फैक्टर को समझते हैं। तो बाईपास फैक्टर मतलब क्या हो गया, बेसिकली बाईपास एयर को समझ लिए कि इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एयर which do not comes in contact with this cooling coil। अब बाईपास फैक्टर क्या हो गया, तो बाईपास फैक्टर इस बाईपास एयर की वजह से क्या हो गया ना, कुछ वो क्या हो गया, इफेक्टिव कूलिंग डिक्रीज कर गया। तो बाईपास फैक्टर अब देखो समझो क्या होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, 0.1 है और 2 है, ठीक है, 0.1 है और 2 है। अब इसे समझो, ठीक है, ये हमारा लाइन क्या है, कूलिंग है, ये डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। तो 0.1 क्या था हमारा, 0.1 मेरा आउटसाइड को दिखा रहा है और 0.2 मेरा इनसाइड का दिखा रहा है। अब बाईपास एयर, और चूंकि ये पॉइंट जो यहाँ पर जो कट किया, ये क्या हो गया हमारा सरफेस टेम्परेचर, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल हो गया। तो अब देखो यहाँ पे बाईपास फैक्टर कैसे निकालोगे, बाईपास फैक्टर देखो यहाँ पर, देखो बाईपास फैक्टर क्या होता है, बाईपास फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ
T2 माइनस TADP, T2 माइनस TADP डिवाइडेड T1 माइनस TADP। कहने मतलब T2 क्या है यहाँ पे T2 मेरा यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा क्या है रूम कंडीशन है। ADP क्या है यहाँ पे, इसको निकालना चाहे हम तो 25 में माइनस 10 बाई 45 माइनस 10, तो मतलब ये हो गया 15/35 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको यदि हम यहाँ पर डिवाइड करें तो ये हो गया 5 चौकी 4 3 ये लगभग यहाँ पे 0.4 समथिंग आएगा, 35 0.43। तो 0.43 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 43% ऑफ एयर जो हो गया ना ये कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि 43% इज बाईपास फैक्टर क्वांटिटी। दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज T2 क्या हो गया, जो हमारा रूम का जो कंडीशन है वो रूम टेम्परेचर T2 माइनस TADP क्या हो गया, जो मेरा कूलिंग कॉइल का जो सरफेस टेम्परेचर है TADP, जो कि इसको लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो 100% लाइन को जो इंटरसेक्ट किया वो क्या हो गया हमारा एपरेटस ड्यू पॉइंट है। तो T2 माइनस TADP, यहाँ पर TADP कर दो तो दिस इज, तो T2 क्या हमारा रूम कंडीशन क्या है यहाँ 25 है माइनस ये जो हमारा, और दिस इज मतलब T1 माइनस TADP। इस बाईपास फैक्टर क्या बता रहा है, बाईपास फैक्टर यहाँ पर 0.43 बता रहा है। दैट मींस कि 43% ऑफ एयर क्या हो गया, 43% एयर क्या है यहाँ पे, हाँ 43% जो एयर है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कूलिंग कॉइल कांटेक्ट नहीं आया। इज इट क्लियर? अब इसी तरह से यदि हमको इफिशियंसी निकालना होगा, इफिशियंसी मतलब क्या, ये कांटेक्ट फैक्टर है। एक्चुअली क्या हो गया ना, यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, एक हो गया बाईपास फैक्टर, एक हो गया कांटेक्ट फैक्टर। कांटेक्ट फैक्टर क्या बताएगा, जस्ट अपोजिट है। कांटेक्ट फैक्टर मतलब वो कांटेक्ट एयर, ये वो क्वांटिटी ऑफ एयर है जो कि क्या है कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है, इसी को लोग बोलते हैं कांटेक्ट फैक्टर। यहाँ कांटेक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा T1, देखो यहाँ पर देखो ये हमारा T1 हो गया, ये T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस TADP। दिस इज T1 है ना, T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस TADP। मतलब बेस में सेम है, बेस जो तुम देख रहे हो वो दोनों में क्या है सेम है ना, T1 माइनस TADP। लेकिन यदि हमको एफिशिएंसी निकालना होगा तो ये क्या करेंगे, T1 माइनस T2 मतलब T आउटसाइड माइनस T इनसाइड डिवाइडेड T1 माइनस एपरेटस ड्यू पॉइंट, मतलब ये क्या है TADP क्या है सरफेस टेम्परेचर है। लेकिन यदि हम लोग बाईपास फैक्टर निकालेंगे तो कितना क्वांटिटी, दिस इज T2 मतलब T2 क्या है यहाँ पे इनसाइड रूम टेम्परेचर माइनस TADP बाय T1 माइनस TADP। तो इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 45 माइनस 35 डिवाइडेड 45 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 20 यहाँ होगा 35 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या होगा 0.67 समथिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से एफिशिएंसी और बाईपास फैक्टर दोनों को निकाले। अब यदि एफिशिएंसी और यहाँ बाईपास फैक्टर को यदि हम ऐड कर दें, एफिशिएंसी और बाईपास फैक्टर को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, एफिशिएंसी और बाईपास फैक्टर को तुम ऐड कर दोगे तो फाइनली क्या होगा, ये T2 कैंसिल हो जाएगा और बाईपास क्या होगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कहने मतलब एफिशिएंसी और बाईपास फैक्टर क्या होगा, दोनों अपोजिट चीज है। बाईपास फैक्टर क्या बताता है कि ये बाईपास फैक्टर किसके कारण हो रहा है, ये उस क्वांटिटी ऑफ एयर के कारण हो रहा है जो कि कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया। लेकिन एफिशिएंसी मतलब क्या, एफिशिएंसी मतलब क्या होगा, ये कॉइल की एफिशिएंसी है, मतलब ये जितने क्वांटिटी ऑफ एयर उस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आया उसकी वजह से कितना परसेंटेज वहाँ पे कूलिंग हुआ है ना, उसका एफिशिएंसी, कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी क्या है। तो कूलिंग कॉइल की एफिशिएंसी यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो है 0.67 आ रहा है, ये सॉरी ये तुम्हारा 0.57 आ रहा है, और बाईपास फैक्टर क्या हो गया ये तुम्हारा 0.43 आया। जब तुम इस दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बाईपास फैक्टर और एफिशिएंसी को समझे। क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर। यस, सिंपल है। बाईपास फैक्टर और ये सब शॉर्ट नोट्स में ही तुमसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन वैसे करके कि बाईपास फैक्टर समझाना है, मत ऐसे करके। सिंपल है, कूलिंग एंड डिमोटिवेशन लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। तो इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे फिजिकली हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश की है कि आखिर इसको किस तरह से हम लोग पहले विजुलाइज कर लिए हैं कि यहाँ पे कूलिंग कर रहे हैं और डिमोटिवेशन कर रहे हैं, ये हमारा रूम कंडीशन है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। बस इस प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग प्लॉट किए, इस प्लॉट करके हम लोग यहाँ से बाईपास फैक्टर और यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, सुन पा रहे हो? अब देखो यहाँ पर देख लो। तो अब इसी को, हाँ इसी ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। 0.1 ये मेरा 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये टेम्परेचर क्या था TADP, इस पे क्या है TADP है। तो देखो ये तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे 1 पे क्या है टेम्परेचर T1 है,
2 पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे T2 है, और ये ADP पे क्या है, TADP है ना। ये TADP क्या है, सरफेस टेम्परेचर कूलिंग कॉइल। ये जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल का जो सरफेस टेम्परेचर होगा वही T क्या है, एपरेटस ड्यू पॉइंट, इसी नाम है इसका, एपरेटस ड्यू पॉइंट नाम है। अब देखो इसके इस पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, ओमेगा 1 है, पॉइंट 2 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा 2 है, और ये जो ADP है ना, जिसका जो कूलिंग कॉइल का जो सरफेस टेम्परेचर उस पे ओमेगा क्या है, ओमेगा ADP है, ठीक है कि नहीं। अब देखो बाईपास फैक्टर को तो हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, तो बाईपास फैक्टर क्या बोले, T2 माइनस TADP बाई T1 माइनस TADP, ये ऑलरेडी हम लोग अभी एक्सप्लेन किए। अब देखो बाईपास फैक्टर को तुम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म में भी तुम लिख सकते हो। इस बाईपास फैक्टर को यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। यदि तुमको ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है तो इसको तुम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म में क्या करना होगा, इस T2 के बदले क्या करना है, यहाँ ओमेगा लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ T2 यू हैव टू राइट ओमेगा 2, इंस्टेड ऑफ TADP यू हैव टू राइट ओमेगा ADP, इंस्टेड ऑफ T1 यू हैव टू राइट ओमेगा 1। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस बाईपास फैक्टर को हम लोग इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इस बाईपास फैक्टर को हम लोग इंथैल्पी के टर्म में भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी बना लें तो ये क्या होगा, 1 पे इंथैल्पी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा H1 हो जाएगा, 2 पे इंथैल्पी क्या हो जाएगा, 2 पे इंथैल्पी क्या हो जाएगा, तुम्हारा H2 हो जाएगा, और ADP पॉइंट पे इंथैल्पी क्या होगा, HADP हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग इंथैल्पी के टर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज इंस्टेड ऑफ T2 यू हैव टू राइट H2, इंस्टेड ऑफ TADP यू हैव टू राइट इंथैल्पी। सिर्फ क्या करना है, टेम्परेचर को रिप्लेस करके यहाँ पे हम लोग इंथैल्पी को यूज कर लेंगे। तो इंथैल्पी यूज कर लेंगे तो फाइनली हमारा ये फॉर्मूला जो कि इक्विवेलेंट ही होता है, बहुत ही क्लोजर होता है ये। तो हमारे पास बाईपास फैक्टर का ये तीनों फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के टर्म में भी लिख लिए, ओमेगा के टर्म में भी लिख लिए, और इंथैल्पी के टर्म में भी लिख लिए। उसी तरह से इफिशियंसी को भी हम लोग तीनों टर्म लिख सकते हैं। इफिशियंसी क्या था, T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस TADP। अब इसको ओमेगा के टर्म लिखें तो यहाँ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा ADP हो जाएगा। यदि इंथैल्पी के टर्म लिखें तो H1 माइनस H2 बाई H1 माइनस HADP हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको, इस इफिशियंसी को हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर के टर्म में तो हम लोग समझे ही है। जस्ट यू कैन राइट दिस इक्वेशन, दिस द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी। क्लियर है, क्लियर है, समझ पा रहे हो। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, सुन पा रहे हो। यस सर। यस सर। यस यस यस। तो इस तरीके से हम लोग बाईपास फैक्टर को भी समझे और कॉन्टैक्ट फैक्टर को भी समझे, और इससे पहले हम लोग लेटेंट हीट फैक्टर को और सेंसिबल हीट फैक्टर को हम लोग समझे। अब आगे यदि हम लोग बढ़ रहे हैं इस स्लाइड में, हम लोग एडजॉन्स फार्मूला को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एडजॉन्स फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखो बाईपास फैक्टर को एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट कि ये कूलिंग कॉइल है, इस कूलिंग कॉइल का बाईपास फैक्टर x है कि नहीं। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे यदि n कूलिंग कॉइल यूज कर लें, क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ, पहला कूलिंग कॉइल है, दूसरा कूलिंग कॉइल है, n नंबर ऑफ यहाँ हम लोग यहाँ पे कूलिंग कॉइल यूज कर लें, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना होता है इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर। हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर क्या होगा, इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n, x टू द पावर क्या हो जाएगा, n होगा। सपोज दैट यहाँ पे यदि इसका बाईपास फैक्टर x का वैल्यू यदि सपोज दैट 0.3 है और यदि नंबर ऑफ कॉइल्स 3 है, मान के चलो कि बाईपास फैक्टर क्या है कॉइल का 0.3 है, मतलब क्या हो गया कि 30% ऑफ एयर क्या हो रहा है, ये कूलिंग कॉइल कॉन्टैक्ट नहीं आया, और नंबर ऑफ कॉइल यदि हम 3 कॉइल यूज कर रहे हैं तो क्या इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर क्या होगा 0.3 टू पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 0.3 टू पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा 0.027 क्या हो जाएगा 0.027 हो जाएगा। ये इस कंडीशन में यहाँ पे इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा 0.027 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज x टू द पावर n, वेयर x इज द बाईपास फैक्टर ऑफ सिंगल कूलिंग कॉइल एंड n इज द नंबर ऑफ कूलिंग कॉइल। अब तुम ये एक चीज बताओ कि यदि हम लोग एक कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, यदि एक कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं तो बाईपास फैक्टर कितना है, 0.3 है। यदि 2 कूलिंग कॉइल यूज करें, यदि हम यहाँ पे यदि नंबर ऑफ कूलिंग कॉइल यदि हम एक यूज करें तो बाईपास फैक्टर कितना हो गया 0.3, मतलब क्या हो गया कि 30% ऑफ एयर क्या हो गया, ये डायरेक्टली विदाउट
कूलिंग वाले कांटेक्ट में, विदाउट कूलिंग वाले कांटेक्ट में आके आए हुए ये हमारे रूम में इन कर गया। यदि कूलिंग कॉइल, यदि हम 2 कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं तो बाईपास फैक्टर क्या हो जाएगा 0.32 पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा होगा। तो 0.09 का मतलब क्या हो गया 9%। 0.09 का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो? 0.09 मतलब क्या हो गया 9% हो गया। 9% मतलब क्या हो, यस 9% मतलब क्या हो गया। अब जब 2 कूलिंग कॉइल यूज कर लेंगे तो अब क्या हो गया, सिर्फ 9% ऑफ एयर जो है वो बाईपास हो रहा है। एक कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा था 30% कूलिंग कॉइल जो है 30% ऑफ एयर कूलिंग कॉइल कॉन्टेक्ट नहीं आया। लेकिन वहीं पर 2 यदि कूलिंग कॉइल यूज कर लें तो अब देख रहे हैं कि 9% जो है ना, मात्र 9% एयर जो है वो बाईपास हो रहा है। दैट मीन्स कि ये इसका मतलब ये हो गया कि 91% एयर जो है इस केस में क्या हो रहा है कूलिंग कॉइल कॉन्टेक्ट में आ रहा है। पहला केस में क्या था कि मात्र 70% जो है एयर जो है कूलिंग कॉइल कॉन्टेक्ट में आ रहा था। लेकिन जब 2 कूलिंग कॉइल यूज कर लिए अब हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें से जो बाईपास करके जो यहाँ से निकलना चाहेगा ना, ये क्या होगा सेकेंड कूलिंग कॉइल उसको पिक करता है वो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में जब 2 कूलिंग कॉइल यूज करेंगे तो मात्र 9% एयर बाईपास हो गया। यदि हम n के वैल्यू 3 यूज कर लें तो x इक्विवेलेंट क्या होगा 0.027 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा 2.7%। देख रहे हो जैसे जैसे कूलिंग कॉइल हम बढ़ा रहे हैं वैसे से क्या हो रहा है कि बाईपास फैक्टर क्या हो रहा है, बाईपास फैक्टर क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और एफिशिएंसी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस। तो बाईपास फैक्टर चूंकि हम लोग ये एक से ज्यादा कॉइल क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई हमारा कूलिंग कॉइल का काम क्या होता है, हमको रूम में हमको टेम्परेचर जो चाहिए होता है उसको मेंटेन करना है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यदि एक कूलिंग कॉइल यूज कर रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ एयर बाईपास हो गया जो कि अपने हॉट एयर को लेके रूम में इन कर गया। तो उससे क्या होगा उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा एसी का अप्रेंटिस है ना उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा, उस कंडीशन में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम यदि हम लोग यहाँ पर कूलिंग कॉइल को बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है यहाँ बाईपास एयर का क्वांटिटी कम हो रहा है, क्योंकि बाईपास फैक्टर क्या हो रहा है वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और एफिशिएंसी क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि बाईपास इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर मतलब क्या हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब यह n नंबर ऑफ कॉइल्स आर बीइंग यूज्ड दैट मींस इन दिस कंडीशन and each coil having x bypass factor then equivalent bypass factor will be equal to x to the power n। ठीक है, ये हम लोग देख लिए इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर। एडिशन फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये न्यूमेरिकल है। चलो इतनी सारी बात यदि समझ में आ गई तो अब हम लोग आ रहे हैं मिक्सिंग ऑफ एयर पे आते हैं हम लोग। नाउ mixing of air, suppose that mixing of air simple है। सपोज दैट कि ये हमारा ये 1-1 सेक्शन है, ये हमारा 2-2 सेक्शन है और दोनों सेक्शन से क्या हो रहा है यहाँ पे एयर इन कर रहा है। तो ये पहला जो सेक्शन है उसमें एयर की क्वांटिटी ये लेटर सपोज MA1 और क्वांटिटी ऑफ एयर इंटर्स थ्रू द सेक्शन 1। ठीक है, ये जो एयर है उसमें वेपर का क्वांटिटी जो है MB1 है। जो एयर यहाँ पे इन कर रहा है उसका वेपर का क्वांटिटी क्या है यहाँ पे MB मतलब मास का वेपर हो गया, तो यहाँ पे 1 है। इंथैल्पी जो इस एयर का यहाँ पे H1 है, स्पेसिफिक यूनिटी यहाँ पे ओमेगा 1 है। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली ये जो सेक्शन 2 से जो इन किया वहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो एयर क्वांटिटी MA2 है, इस यहाँ जो वेपर क्वांटिटी MB2 है और इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी यहाँ पे H2 है और स्पेसिफिक यूनिटी यहाँ पे ओमेगा 2 है। इज इट क्लियर? ये 2 सेक्शन है और ये दोनों एयर क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों आके यहाँ पे मिक्स हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोनों मिक्स होके अब ये फाइनली क्या हो रहा है ये एयर जो है यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। लेट अस सपोज ये सेक्शन मेरा 3-3 है, सेक्शन क्या है 3-3 है। अब जाहिर सी बात है ये सेक्शन यहाँ 3-3 हो जाएगा तो लेट अस सपोज यहाँ पे मास यहाँ पे MA3 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MA3 क्या होगा MA1 प्लस कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया जैसे यहाँ पे हम लोग मिक्स कर दिए तो क्या हो गया ये क्वांटिटी एयर क्या मिक्स हो गया। इस कंडीशन में क्या हो MA3 क्या हो जाएगा MA1 प्लस MA2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और लेट अस सपोज यहाँ पे यहाँ जो है ये MB3 क्या हो जाएगा MB1 प्लस MB2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे इंथैल्पी यहाँ पे S3 है और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे ओमेगा 3 है। इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस कंडीशन में अब हम लोग यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं मास बैलेंस इक्वेशन। मास बैलेंस इक्वेशन, तो मास बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया? मास बैलेंस इक्वेशन हो गया कि Ma1 प्लस Ma2 इक्वल टू Ma3, ये हमारा हो गया मास बैलेंस इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन। मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन, तो मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया? मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन ये होता है कि मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया? जब जैसे मॉइस्चर की बात करते हैं तो दैट मीन्स ओमेगा। जैसे हम लोग मॉइस्चर की बात करते हैं तो मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया? कि मतलब मास ऑफ वेपर। मास ऑफ वेपर की बात करेंगे तो मतलब क्या होगा? हमको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या बताता है? कि मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो जैसे मॉइस्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? मॉइस्चर बैलेंस पे क्या होगा? तो Ma2 Ma1 ओमेगा 1 प्लस Ma2 ओमेगा 2 दिस इज इक्वल टू Ma3 इंटू ओमेगा 3। समझ में आ रहा है? Ma, अब देखो Ma1 ओमेगा 1 क्या है? Ma एक्चुअली क्या है? Ma1 मतलब क्या बताएगा? पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये कि Ma1 क्या बता रहा है? केजी ऑफ ड्राई एयर, है ना? और ओमेगा 1 क्या बता रहा है? कि मास ऑफ वेपर जो कि mv1 है, ये क्या बता रहा है? पर केजी ऑफ ड्राई एयर। यदि यहाँ पे 5 केजी ड्राई एयर है, 5 केजी ड्राई एयर इन कर रहा है, तो सपोज Ma1 यहाँ पे 5 केजी ड्राई एयर है, और ओमेगा 1 मतलब क्या बता रहा है? कि 1 केजी ड्राई एयर में यदि हमारा 10 ग्राम वाटर वेपर है तो 5 केजी में कितना हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी क्या बता रहा है? Ma1 और ओमेगा 1 को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली ये क्या बता रहा है? ये टोटल वेपर ये जो एयर इन कर रहा है ना केजी ऑफ ड्राई एयर, इसमें टोटल कितना वाटर वेपर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन। तो मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा? सिंपल है, Ma1 इंटू ओमेगा 1 प्लस Ma2 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू Ma3 इंटू ओमेगा 3। ये हो गया मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है? समझ पा रहे हो? तीसरा होता है इंथैल्पी बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे इंथैल्पी बैलेंस इक्वेशन यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंथैल्पी बैलेंस इक्वेशन में क्या हो जाएगा बताओ? Ma1 H1 प्लस Ma2 H2 इक्वल टू Ma3 H3। ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस तीनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, जो कि बहुत बेसिक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो एयर कंडीशनिंग में आएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग में, थोड़ा सा हम लोग इन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है। तो ये हमारा हो गया मिक्सिंग ऑफ एयर, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम, मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम कर सकते हैं हम लोग। तो मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम में क्या हो गया? बेसिकली 3 इक्वेशन है। सबसे पहले इसमें समझना है कि यहाँ पर 3, उसमें पहला पोजीशन 1-1 है, ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है, दोनों सेक्शन से एयर यहाँ पे इन कर रहा है, सबका क्वांटिटी यहाँ पे, सबका प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों यहाँ मिक्स होके ये क्या हो रहा है? ये थर्ड सेक्शन से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ हम लोग 3 इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले मास बैलेंस यूज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? मॉइस्चर बैलेंस यूज करेंगे, और फिर हम लोग इंथैल्पी बैलेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो मास बैलेंस मतलब क्या हो गया? Ma1 प्लस Ma2 इक्वल टू Ma3, ये हमारा मास बैलेंस हो गया। मॉइस्चर बैलेंस क्या हो गया? Ma1 इंटू ओमेगा 1 प्लस Ma2 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू Ma3 इंटू ओमेगा 3, ये हो गया मॉइस्चर बैलेंस। इंथैल्पी बैलेंस क्या हो गया? Ma1 इंटू H1 प्लस Ma2 इंटू H2 इक्वल टू Ma3 इंटू H3। इज इट क्लियर? सिंपल इक्वेशन है, याद रखना बहुत आसान है। इसमें कहीं कुछ ऐसा कोई बहुत ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंथैल्पी बैलेंस इक्वेशन को हम लोग समझे। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, अब इसी को यदि हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखें
देखो इस चीज को हम लोग थ्रू आउट बेसिक शुरू से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जब लोग सिस्टम में जब वर्क पर है तो सब चीज को पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फॉर्मुलेशन करते हैं और फॉर्मुलेशन के बाद उसको हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, पिक्टोरियल व्यू देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। इससे क्या होता है ना, चीजें तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर वे में तुम्हारा सेट होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखो इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखें तो साइकोमेट्रिक चार्ट में देखें तो कुछ इस तरह का सीन है। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट 1 क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो ठीक है, तुम्हारा ये 1 एंट्री है, 1 तुम्हारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, ये हमारा 1 है, ठीक है, और ये हमारा सेक्शन 2 है। तो क्या हो रहा है, ये 1 से 1 पे, अब तुम देख लो 1 पे क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे तुम यहाँ लिख सकते हो। 1 का यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे इंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे ओमेगा 1 है। 1 पे मेरा यदि हम ये देखें स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या है, यहाँ पे H1 है, ठीक है। सिमिलरली 2 सेकेंड सेक्शन पे यहाँ पर देखें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे ओमेगा 2 है, यहाँ पे इंथैल्पी यहाँ पे ये ड्राइबल टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, और ये जो है पॉइंट 2 पे स्पेसिफिक इंथैल्पी यहाँ पे H2 है, ठीक है। हम बस इसी हम लोग, और 1 पे जो है मास कितना है Ma1 है, और 2 पे मास कितना है Ma2 है कि नहीं। हमको 3 इक्वेशन देखना है, हमको क्या निकालना है, हमको मास बैलेंस देखना है, मॉइस्चर बैलेंस देखना है और इंथैल्पी बैलेंस देखना है। इसीलिए मात्र 3 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर लिए हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी लिए हैं, स्पेसिफिक यहाँ पे ह्यूमिडिटी लिए हैं ताकि हम लोग मॉइस्चर बैलेंस को समझ पाए, स्पेसिफिक इंथैल्पी लिए ताकि हम लोग इंथैल्पी बैलेंस समझ पाए। अब क्या हो रहा है ना कि दोनों तरफ से एयर क्या हो रहा है यहाँ पे चला, ठीक है। 1 and 2 बोथ एयर आर मिक्सिंग एट दिस सेक्शन। लेट अस सपोज ये हमारा मिक्सिंग पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया, ये मिक्सिंग पॉइंट है जहाँ पे क्या हो रहा है, एयर यहाँ मिक्स कर गया। और मिक्सिंग पॉइंट क्या है, मिक्सिंग पॉइंट मिक्स होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। समझ पा रहे हो, इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे समझ लेना है कि 1 मेरा बता रहा है क्या, सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 पे Ma1 क्वांटिटी ऑफ एयर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट 3 जो कि यहाँ मिक्स होना है। सिमिलरली पॉइंट 2 क्या बता रहा है, हमारा सेक्शन 2 को बता रहा है कि Ma2 क्वांटिटी ऑफ एयर हैविंग दिस प्रॉपर्टी मूविंग टुवर्ड्स दिस मिक्सिंग पॉइंट, और दोनों मिक्स होके क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट 3 पे यहाँ पे मिक्स कर दे रहा है। दिस इज माय सेक्शन 3। तो मिक्स होने के बाद अब क्या हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पॉइंट 3 पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा 3 हो जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, और इसका ये जो स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या हो जाएगा, ये हमारा S3 हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? यस सर। समझ पा रहे हो? अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, कॉल है इधर, देखो कॉल है। अब देखो, अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ से समझो। अब हमारे पास इक्वेशन क्या था, पहला हम लोग क्या देख रहे थे, मास बैलेंस इक्वेशन। मास बैलेंस इक्वेशन क्या है, ये यहाँ पर देखो, तो मास बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे क्या है, Ma1 + Ma2 इसको Ma3। सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक, हाँ। मास बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया, Ma1 + Ma2 क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा Ma3 हो गया, ये पहला इक्वेशन है। मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन जो है ये क्या है, हमारा Ma1 × ω1 + Ma2 × ω2 = Ma3 × ω3। जब यहाँ पे Ma3 को जब तुम यहाँ पुट करोगे, Ma3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Ma1 + Ma2 है। जब इसको तुम पुट करोगे तो यू विल गेट ओमेगा, जब तुम यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर तुमको ω3 निकल जाएगा। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है यहाँ पे, जो कि इससे तुमको समझना आसान है। जब तुम सॉल्व करके निकलोगे, जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो ये तुम इक्वेशन तुमको मिलेगा। अब हम निकालना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे Ma1 + Ma2, यहाँ पे Ma3 है, Ma1 × ω1 + Ma2 × ω2 = Ma3 × ω3 है, ठीक है। Ma3 को रिप्लेस करके हम लोग क्या किए, Ma1 + Ma2 कर दिए। अब इस दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व करें और हमको निकालना है Ma1 / Ma2, यदि हमको ये क्वांटिटी निकालना हो, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यदि हमको निकालना है Ma1 / Ma2 निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा। देखो Ma1 / Ma2, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉइस्चर बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ ओमेगा टर्म में चलेंगे। चलो देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है, Ma1
पॉइंट 1 पे क्या है, यहाँ मास Ma1 है, पॉइंट 2 पे मास क्या है, Ma2 है, ठीक है। तो Ma1 में Ma2 निकालना है, तो जैसे Ma1 पे Ma2 निकालना है, तो Ma1 क्या है यहाँ पे है, Ma2 यहाँ पे है। तो जैसे Ma1 में Ma2 कर रहा होगा तो क्या होगा, हमको दिस लेंथ Ma1 है ना, तो इसका अपोजिट वाला लेंथ लेना है यहाँ पे। ये क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा, ω3 माइनस ω2 बाई दिस लेंथ, ω1 माइनस ω3। दिस इज Ma1 बाई Ma2, याद रखना। इसको जब तुम सॉल्व करके तुम घर पे तुम चेक करोगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन। हमको क्या निकालना है, Ma1 बाई Ma2। तो Ma1 मतलब ये हमारा यहाँ है, Ma1 मतलब क्या होगा, जैसे Ma1 बाई Ma2, ये भी हम ऊपर में यहाँ पे Ma1 लिख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, दिस लेंथ बाई दिस लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दिस लेंथ क्या है यहाँ पे, इसका क्या होगा, ओमेगा टर्म में क्या होगा, ω3 माइनस ω2, ω3 माइनस ω2 बाई ω1 माइनस ω3, ω1 माइनस ω3, ये हमारा हो गया इसके टर्म में, ठीक है। और यदि हम एंथैल्पी के टर्म में देखें तो सिमिलर ये भी ये कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे कि यहाँ पे Ma1 बाई Ma2 है, तो यहाँ फिर से इस लेंथ, ये लेंथ हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे एंथैल्पी के टर्म में देखेंगे। तो क्या होगा, S3 माइनस दिस वन, दिस एंथैल्पी S3 माइनस S2 बाई H1 माइनस S3, H1 माइनस S3। ये तुम्हारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इस इंटरेस्टिंग रिजल्ट के हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को तुम एकदम सेकंड में तुम सॉल्व कर सकते हो। मिक्सिंग ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको इस साइकोमेट्रिक में जो कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है, उस न्यूमेरिकल के लिए ये मिक्सिंग ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम एयर कंडीशनिंग के बारे में, जैसे तुम साइकोमेट्रिक पढ़ रहे हो, जो कि तुम्हारे सिलेबस में एयर कंडीशनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो एयर कंडीशनिंग का मतलब ही होता है कि एयर को मिक्स करना, एयर को वहाँ पर मिक्सिंग होगा। क्योंकि क्या होगा, जब तुम एयर कंडीशन यूज करते हैं ना, जब घर में इंस्टॉल होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ एयर जो है ना रीसर्कुलेट होता है, कुछ एयर क्या होता है, रीसर्कुलेट होता है, और कुछ एयर जो है ना बाहर से मिक्स होता है कि नहीं। एयर कंडीशनिंग डिवाइस में क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ एयर क्या होगा, फ्रेश एयर आएगा, और कुछ पार्ट ऑफ एयर रीसर्कुलेट होता है। तो रीसर्कुलेटिंग एयर जो होगा ना, वो एक स्ट्रीम है, और फ्रेश एयर जो है, जो बाहर से आ रहा है, वो दूसरा एयर है, वो दूसरा स्ट्रीम है। तो इसी में हम लोग देखेंगे, ये जो तुम 1 और 2 देख रहे हो ना, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक 1 क्या होगा, हो सकता है कि 1 मेरा, हाँ 1 पे क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, 1 पे क्या टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा आउटसाइड हो जाएगा। तो एयर कंडीशनिंग, अब हम लोग एयर कंडीशनिंग में जाने वाले हैं। तो इस एयर कंडीशनिंग 1 किसको बताएगा, आउटसाइड को बताएगा। क्योंकि आउटसाइड यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी हम लोग समर कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो समर एयर कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका, आउटसाइड का होता है। तो ये 1 क्या बता रहा है, आउटसाइड को बता रहा है, मतलब आउटसाइड से जो एयर आ रहा है एयर कंडीशन डिवाइस की तरफ, ये 1 को बता रहा है। 2 क्या बता रहा है, 2 का टेम्परेचर यहाँ पे 2 है, ये बता रहा है हमारा, ये हमारा बता रहा है रीसर्कुलेटिंग एयर। रीसर्कुलेटिंग एयर मतलब जो एयर कंडीशन जो है होता है ना, जो इसमें एयर, जो यहाँ पर जो एयर है, उस वो एयर रिसर्कुलेट करता है। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद जो है ये कूलिंग कॉइल पर जाता है। हम लोग देखेंगे अभी, इसको समझेंगे। तो कहने का मतलब अभी फॉर द टाइम तुम इतना समझ लो कि मिक्सिंग ऑफ एयर में बस बेसिक कंसेप्ट इतना ही है। इस कंसेप्ट के हेल्प से तुम अच्छे से तुम मिक्सिंग ऑफ एयर को तुम समझ सकते हो कि मिक्सिंग ऑफ एयर में क्या होगा, 2 स्ट्रीम मिक्स होता है, अब स्ट्रीम मिक्स होकर थर्ड स्ट्रीम बनता है। तो 2 स्ट्रीम मिक्स होगा, तो वहाँ पर 3 इक्वेशन यूज करेंगे, मास बैलेंस यूज करेंगे, मॉइस्चर बैलेंस यूज करेंगे, और एंथैल्पी बैलेंस यूज करेंगे। तीनों इक्वेशन बहुत सिंपल है, तीनों इक्वेशन बहुत सिंपल है। जब तीनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, तुमको यहाँ पे Ma1 बाई Ma2 निकालना होता है। Ma1 में M2 के लिए सिंपल तुम इस डायग्राम को तुम यदि तुम ध्यान में रखते हो, इस डायग्राम की हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से तुम यहाँ पे Ma1 बाई Ma2 तुम निकाल सकते हो। सिंपल है, क्लियर है, क्लियर है, समझ रहे हो। यस सर। यस, जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट Ma1 Ma2। अब देखो एंथैल्पी बैलेंस में तुम क्या Ma3 बीच कर लो, क्या करोगे यहाँ पे Ma1 प्लस Ma2, जब तुम यहाँ तुम जब तुम पुट करोगे, तो लेटेस्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 और 3 को जब तुम सॉल्व करोगे, तो यहाँ से तुमको Ma1 बाई Ma2 यहाँ से भी निकलेगा। ये भी इसका वैल्यू जो तुम्हारा जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, यू विल गेट द सेम वैल्यू S3 माइनस S2 बाई H1 माइनस S3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ एयर को हम लोग समझे, मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम को समझे। इज इट क्लियर। तो हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग हैं एडिबेटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, है ना, एडिबेटिक, हाँ
यही हमारा स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, है ना। 1 2 3 ये तुम देख रहे हो यहाँ पे ड्राई एयर का, ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो ये तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर वेपर है ना। तो ये हम लोग, ये चूंकि वेपर के टर्म हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये स्पेसिफिक यूनिटी के टर्म लिखे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। Ma1 ओमेगा 1 प्लस Ma2 ओमेगा 2 इक्वल टू Ma3 ओमेगा 3, और जहाँ Ma3 क्या है Ma1 प्लस Ma2 है ना। ओमेगा 1 है क्या Ma1 में Ma1 है, ओमेगा 2 ऐसे करके यहाँ लिखा हुआ है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, Ma1 में Ma2 क्या हो गया, डिसिपेशन, है ना। और इसी तरह एंथैल्पी में करेंगे तो ये हमारा ये हो गया। इसको हम लोग टेम्परेचर का टर्म लिख सकते हैं। एंथैल्पी किसके टर्म होता है, टेम्परेचर का टर्म होता है। तो ये Ma1 बाय Ma2 इसको S3 में S3 माइनस S2 बाय H1 माइनस S3 होगा, तो यहाँ टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं। S3 की जगह पे यहाँ पे क्या करेंगे, T3 है, H2 की जगह पे T2 लिख देंगे, H1 की जगह पे यहाँ T1 लिखेंगे और S3 की जगह पे यहाँ T3 लिखेंगे। इस कंडीशन से हमारा ये Ma1 बाय Ma2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ नहीं बताया गया है, तो ग्राफिकली के हम लोग वहाँ पर जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसी एक्सप्लेनेशन की हेल्प से तुमको बहुत ईजिली तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा हो गया, इतनी चीज़ें तुमको समझ में आ गई है। तो अब हम लोग जो है इंटर करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे थोड़ा सा, ये हम लोग समर एयर कंडीशनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल में हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो समर एयर कंडीशनिंग जो है विथ वेंटिलेशन, है ना। समर एयर कंडीशन विथ वेंटिलेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, कि मतलब वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये दो तरह का होता है। वेंटिलेशन होता है जैसे कैसे हमारे रूम में देखते हैं वेंटिलेशन होता है कि नहीं। जैसे कि तुम देखते होगे कि जैसे तुम हॉस्पिटल में मतलब तुमको पता होगा, हॉस्पिटल में यदि किसी पेशेंट को यदि उसको वेंटिलेशन पर रखा जाता है, दैट मीन्स क्या बोलते हैं ना कि पेशेंट आईसीयू में है, वेंटिलेशन में है ना। तो आईसीयू में है और वेंटिलेशन में है, उसका क्या मतलब है। आईसीयू में है दैट मीन्स क्या, वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन का मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या हो रहा है ना कि जो एयर जो सप्लाई किया जा रहा है। तुम देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि इसमें एयर कंडीशनिंग में होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेश एयर को हम लोग वेंटिलेशन एयर बोलते हैं। फ्रेश एयर को क्या बोलते हैं, ये आउटसाइड एयर है, ये क्या है, आउटसाइड एयर। आउटसाइड एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन एयर बोलते हैं। आउटसाइड एयर को क्या बोलते हैं, सुन पा रहे हो। हाँ, आउटसाइड एयर को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंटिलेशन एयर बोलते हैं। तो कहने में जो फ्रेश एयर जो है जो हमारे सिस्टम में इन कर रहा है, तो बेसिकली क्या है ना कि होता क्या है कि जो एयर कंडीशनिंग, ये हमारा एयर कंडीशनिंग डिवाइस है, ये क्या है, एसी इक्विपमेंट है। एसी इक्विपमेंट में होता क्या है, इस एसी इक्विपमेंट में दो तरह की बात है। ये एसी इक्विपमेंट है और यहाँ पे कैसे हम लोग देखते हैं कि सेंट्रलाइज एसी, जैसे तुम किसी लाइब्रेरी वगैरह में जाते होगे, तुम या तो तुम किसी सिनेमा हॉल में जाते होगे जहाँ पे सेंट्रलाइज एसी है, तो वहाँ पे होता क्या है ना कि एसी का प्लांट अलग अलग इंस्टॉल होता है। ये क्या होता है, एसी प्लांट होता है, ठीक है, एसी प्लांट है। इस एसी प्लांट से क्या होता है ना, डक्ट के हेल्प से हम लोग, बहुत सारा डक्ट होता है, वो डक्ट्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये रूम है, इस रूम में क्या होता है ना, जैसे तुम मॉल हो, तुम देखते होगे, जैसे तुम मॉल में जाते हो, तो मॉल में क्या होता है ना, जैसे हम लोग घर में स्प्लिट एसी लगाते हैं ना, तो मॉल में वो स्प्लिट एसी विंडो से नहीं होता है। मॉल में क्या होता है, वो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन होता है, मतलब एसी का प्लांट कहीं बाहर कहीं एक रूम में लगा होता है। उसमें क्या करते हैं, उस ठंड हवा को हम लोग क्या करते हैं, डक्ट के हेल्प से हम लोग, ये जैसे मॉल है, इस मॉल में क्या करते हैं, तुम देखते हो ऊपर में जगह जगह एसी का वहाँ लगा होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ना मॉल में देखते हो ना, तो ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक उसी तरह का ये प्लांट है जिसमें कि एसी इक्विपमेंट कहाँ लगा हुआ है, एक अलग स्पेस पे एसी इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है। अब एसी इक्विपमेंट में क्या होता है, एयर को हम लोग वहाँ पर कूल करके हम लोग डक्ट के हेल्प से क्या हो रहा है, ये एसी स्पेस है, जैसे कैसे हम लोग बोले मॉल है या हॉस्पिटल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ठंडे हवा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसी स्पेस में हम लोग यहाँ पहुँचा रहे हैं, और इस स्पेस को पहुँचा रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो ये जो क्या है ना, इस एसी स्पेस है, तो उसका हमको रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमको रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो अब देखो होता क्या है ना, ये एसी स्पेस है, जस्ट तुम ये समझो कि जैसे किसी मॉल में तुम, जैसे उस मॉल में मान के चलो कि किसी उसमें मान के चलो 200 आदमी उसमें है, मतलब एम्प्लॉयर और जो लोग उसमें आदमी अंदर घूम रहे हैं या जो भी उसमें जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें सब मिला के 200 आदमी है, ठीक है। तो 200 आदमी उस मॉल में इस एसी स्पेस में है, और उसमें टेम्परेचर क्या करना है, उसमें मेंटेन करना है हमको कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमको मेंटेन करना है, ठीक है। तो अब जो इस मॉल में जितने लोग वहाँ पे हैं, जितने लोग अंदर में हैं, तो उस कंडीशन में
जो एयर क्या होगा ना जी, इसमें क्या होता है ना, यहाँ से एयर को बाहर निकाला जाता है। क्या होता है, एयर इस जो हमारा रूम है उस एसी क्या करता है, ये जो हमारा प्लांट जो है क्या करता है, एयर को यहाँ पे इसको क्या करता है, ये बाहर निकालता है। बाहर निकालने वाला जो एयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिसर्कुलेट एयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिसर्कुलेट एयर बोलते हैं। इस एयर को क्या करते हैं हम लोग, रिसर्कुलेट करते हैं। मतलब रिसर्कुलेट मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट में जो एसी लगा हुआ है ना, तो उसमें से जो एयर को जो बाहर निकालेंगे उस एयर को क्या करते हैं हम लोग, रिसर्कुलेट करते हैं। कहाँ, लेट अस सपोज ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, तो ये जो रिसर्कुलेट होगा उसको, तो इस रिसर्कुलेटेड एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई से डिनोट कर रहे हैं। आई क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आई का मतलब होता है इनसाइड। आई का मतलब क्या है, यहाँ पे इनसाइड है, तो इनसाइड रूम टेम्परेचर को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो एयर रिसर्कुलेट करेगा तो उसमें वो आई से डिनोट होगा। तो ये रिसर्कुलेटेड एयर क्या होता है ना, ये फ्रेश एयर जो कि बाहर से आ रहा है एयर, जिसका कि लेटेस्ट सपोज बाहर जैसे गर्मी का समय है, ये टेम्परेचर लेटेस्ट सपोज कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्या हो गया, ये आउटसाइड एयर है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश एयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन एयर बोलते हैं। तो ये फ्रेश एयर क्या होता है, वेंटिलेशन एयर क्या होता है, रिसर्कुलेट एयर के साथ इसको मिक्स कराया जाता है। ये क्या होता है, रिसर्कुलेट एयर के साथ मिक्स करा के हम लोग, अब देखो जस्ट फील करो कि रिसर्कुलेट एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटसाइड एयर का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, ये 25, दोनों मिक्स होगा तो क्या होगा, ये मिक्स होने के बाद 40 से कम होगा और 25 से ज़्यादा होगा। तो लेटेस्ट सपोज मिक्स होने के बाद ये टेम्परेचर क्या हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सिंग करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एसी इक्विपमेंट में हम लोग डाल रहे हैं। इस एसी इक्विपमेंट में अब ये ठंडा होकर क्या हो गया, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे एसी इक्विपमेंट क्या किया, 30 डिग्री को कूल करके 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डक्ट के, तुम देखते होगे ना एसी प्लांट में दूर दूर तक हम लोग डक्ट से हम लोग उस ठंडे हवा को भेजते हैं। तो ये जो डक्ट के थ्रू जो एयर जो यहाँ मूव कर रहा है ना, कूल एयर, तो डक्ट में जैसे ही मूव करेगा तो डक्ट क्या होता है ना, वो एक सीट होता है, तो उसमें क्या होता है, वो फ्रिक्शन होता है। तो वो क्या होता है, जो ठंडी हवा जो वहाँ जो जब 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 वो डक्ट पाइप से गुजर रहा होता है, तो वहाँ फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो देखो एसी से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चला, लेकिन इसको बहुत दूर हम एसी स्पेस में हम लेके जा रहे हैं, तो वो डक्ट के थ्रू जा रहा है। तो डक्ट में फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये टेम्परेचर क्या होता है, 15 से बढ़ के ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ इंक्रीज कर जाता है, और रूम में यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस। तो ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम यही होता है। अब यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई रिसर्कुलेटेड एयर और वेंटिलेशन एयर की क्वांटिटी क्या रखेंगे, आखिर रिसर्कुलेटेड एयर को मतलब कितना रखा जाए। रिसर्कुलेटेड एयर हमेशा 70 to 75% होता है। हम लोग कैसे भी बोल लेते हैं Ma1/Ma2 बोल लेते हैं, याद है अभी, Ma1 Ma2 Ma1 क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे Ma1 जो है हम कह सकते हैं ये इनसाइड है, और Ma2 को हम लोग यहाँ पे आउटसाइड बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ पर ये मिक्सिंग के लिए हम लोग फॉर्मूला वहाँ पर जनरेट किए हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि Ma1 क्या है, मेरा इनसाइड है, और Ma2 मेरा आउटसाइड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, Ma1 जो होगा मास ऑफ एयर जो रेशियो होगा या रिसर्कुलेटेड एयर का 70 to 75% होगा। लेकिन आउटसाइड एयर जैसे भी 70% रिसर्कुलेट करेंगे तो आउटसाइड एयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये वेंटिलेशन एयर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिसर्कुलेटेड एयर हमेशा हम लोग ज़्यादा रखते हैं, 70 to 75 रखते हैं, लेकिन वेंटिलेशन एयर हमेशा हम लोग कम रखते हैं। वेंटिलेशन एयर कम क्यों रखते हैं, थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो कि 70 to 75% रिसर्कुलेटेड एयर ले रहे हैं, मतलब रिसर्कुलेटेड एयर जो है, रिसर्कुलेटेड एयर क्या है यहाँ पे हमारा 75% है, और वेंटिलेशन एयर कितना है, यहाँ 25% है। तो रिसर्कुलेटेड एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वेंटिलेशन एयर की क्वांटिटी कम है। तो कहने मतलब रिसर्कुलेटेड एयर का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वेंटिलेशन एयर की क्वांटिटी कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आ रहा है, वेंटिलेशन एयर मतलब आउटसाइड एयर का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो समझ लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जो एयर है वो 75% है, मतलब 3/4 क्वांटिटी जो है रिसर्कुलेटेड है और 1/4 क्या है, फ्रेश एयर है। तो जाहिर सी बात जो मिक्स जो होगा तो 25 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर है और 40 डिग्री कम है। तो जाहिर सी बात है जो इसको हम कूलिंग कॉइल पर जो हम लोग मिक्स, जब यहाँ हम लोग जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल से पास करवाएंगे, तो इस कंडीशन में ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम ये कर रहे हैं कि भैया हम रिसर्कुलेट एयर को हम लोग नहीं चाहिए, हमको एयर को रिसर्कुलेट नहीं कराना है, हमको सिर्फ वेंटिलेशन एयर को ही भेजना है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, यहाँ कूलिंग कॉइल है, अब हम क्या कर रहे हैं 100% वेंटिलेशन एयर हम लोग भेज रहे हैं।
100% वेंटिलेशन एयर का मतलब क्या हो गया कि अब जो एयर यहाँ जा रहा है वो हम रिसर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्योर 40 डिग्री सेंटीग्रेड अभी इस कूलिंग कॉइल पे जाएगा। अब रिसर्कुलेट एयर जो है 25 और 40 यहाँ मिक्स हो रहा है, तो मिक्स होकर कितना हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड एयर क्या हो रहा है यहाँ पे कूलिंग कॉइल से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और चाहिए कितना 25। इस केस में क्या हो रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, चूंकि हमको क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग यहाँ पे रिसर्कुलेशन एयर को नहीं ले रहे हैं, अब इसको हम लोग कूलिंग कॉइल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको फिर से 40 को 25 करना है। तो तुम ये बताओ कि किस केस में ज्यादा कूलिंग कॉइल पर ज्यादा लोड होगा? जब एयर को हम लोग मिक्स कर रहे हैं उस कंडीशन में कूलिंग कॉइल पे यहाँ ज्यादा लोड होगा, या जब हम लोग प्योर एयर सप्लाई कर रहे हैं कूलिंग में उसमें ज्यादा लोड होगा? तो खुद सोच के बता सकते हो। यहाँ पे कूलिंग कॉइल को क्या करना है 30 से 25 तक पहुंचाना है, मतलब 5 डिग्री मात्र कम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 15 डिग्री कम करना है। तो किस कंडीशन में कूलिंग कॉइल पे लोड ज्यादा होगा? 15 डिग्री। यस, इसमें कूलिंग कॉइल पे लोड ज्यादा होगा। तो ये जो होता है यही कंडीशन आईसीयू में होता है। आईसीयू में क्या होता है, चूंकि हम लोग देखो रिसर्कुलेट एयर में कितना भी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ CO2 जरूर होगा, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योर एयर जरूर। क्यों? क्योंकि जो एयर जैसे मॉल में यदि 200 आदमी हैं तो 200 आदमी CO2 छोड़ रहे हैं, तो वो एयर कुछ ना कुछ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा ही। तो ये क्या होता है, जो जब हम लोग वेंटिलेशन, जो ये प्योर एयर है, तो प्योर एयर जब ये जो CO2 वाले एयर से मिक्स होता है तो वो थोड़ा प्योर हो जाता है, उसकी प्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये हम लोग जनरल एयर कंडीशनिंग में ऐसा यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग पेशेंट को जब लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं तो वहाँ पे उसको प्योर एयर चाहिए होता है, वहाँ पे रिसर्कुलेट एयर नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि रिसर्कुलेट एयर में क्या होता है CO2 होता है, उसमें इम्प्योरिटी होता है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए एयर जो हॉस्पिटल में जो आईसीयू होता है, आईसीयू बेड्स होते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं वेंटिलेशन पे क्या करते हैं, वेंटिलेशन एयर मतलब क्या हो गया, उसको प्योर 100% उसको फ्रेश एयर दे रहे हैं हम लोग। वहाँ पे किसी भी तरह का रिसर्कुलेट एयर को हम लोग नहीं कर रहे हैं ताकि उसमें CO2 नहीं हो। उस कंडीशन में क्या होता है हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आईसीयू में मतलब प्योर एयर वहाँ सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट को वहाँ पे एकदम प्योर, एकदम अच्छा, एकदम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एयर उसको मिले, ताकि उसको लाइफ को वहाँ पे सेव करना होता है। तो इसीलिए आईसीयू, चूंकि वहाँ पे पेशेंट के लाइफ को बचाना होता है, वहाँ पे लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या कंजम्पशन नहीं देखा जाता है। लेकिन जनरल पर्पस में जो मॉल हो या हॉस्पिटल, जो जनरल जो पर्पस होता है उसमें क्या होता है हम लोग क्योंकि इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पे कूलिंग कॉइल पे लोड कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यहाँ पे कम होगा, वो क्या होगा, इकोनॉमिक होगा। एयर कंडीशनिंग डिवाइस क्या होगा, इकोनॉमिक होगा, बिजली का जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो इसी तरीके से तुमको यहाँ देखना होता है कि आखिर तुमको समझ में आ गया होगा कि रिसर्कुलेशन एयर और वेंटिलेशन एयर का मतलब क्या है। एयर कंडीशन में हम लोग जब यूज करते हैं आईसीयू बेड्स में, क्या आखिर वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है कि उसको पेशेंट को वेंटिलेशन में डाल ले, उसका क्या सेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं समर एयर कंडीशनिंग विथ वेंटिलेशन। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि हम लोग रिसर्कुलेट कर रहे हैं किसके साथ, वेंटिलेशन एयर को इनके साथ रिसर्कुलेट एयर और वेंटिलेशन एयर को मिक्स करके हम लोग, ये यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है ना, ये मिक्सिंग होकर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब इसको एसी इक्विपमेंट में पास करवाया, एसी इक्विपमेंट यहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। अब इसको डक्ट से हम लोग पास करवा रहे हैं, तो डक्ट में क्या होगा, जाहिर सी बात डक्ट में क्या होगा, वहाँ फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, बढ़ के यहाँ 25 डिग्री पे आ गया। ये हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, एयर कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई हुआ, सप्लाई होने के बाद फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर को हम लोग यहाँ पे रिसर्कुलेट करवा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आई को हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, इनसाइड कंडीशन बता रहे हैं। तो इस रिसर्कुलेट एयर को क्या किया हम लोग, फिर से ये बार बार साइकिल चलता है, मतलब यहाँ से 70 से ज़्यादा क्वांटिटी किसका होता है, रिसर्कुलेट एयर का होता है, और फ्रेश एयर के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रहा है, और फिर से इसी तरीके से बार बार साइकिल क्या होता है, रिपीट हो रहा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं समर एयर कंडीशनिंग विथ वेंटिलेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लो। अब समर एयर कंडीशनिंग कल हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हुए हम लोग कल न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें तुम्हारा आगे का जो पार्ट है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि उसमें तुम्हारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे भी तुम्हारा कुछ है, तो तुम रेफ्रिजरेटर और हीट पंप तुम ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, है ना। हम एक आइडल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर बात करेंगे, और मुश्किल से 3 मतलब हमको लग रहा है कि इस वीक में तुम्हारा ये सेक्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना। शुक्र शनिवार रविवार 3 दिन में तुम्हारा इस सेक्शन को हम लोग खत्म कर देंगे। इस सेक्शन से तुम्हारा जो भी न्यूमेरिकल जो भी थ्योरी आएगा, ये मान के चलो इसमें तुम बहुत अच्छे से तुम, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें से ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और तुम्हारा न्यूमेरिकल ये तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में है ना शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, है कि नहीं।
जब तो क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास क्वेश्चन है इसका, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है तुम लोग के पास? नो सर। तुम्हारे सीनियर लोग के पास नहीं है?